बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओज़ के बारे में। ये ख़वातीन में दिन ब दिन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मर्ज़ बढ़ता चला जा रहा है और फर्टिलिटी एज में 52% ख़वातीन के अंदर ये मर्ज़ होता है। और ये स्टडी से साबित हुआ है कि ये मर्ज़ जो है वो शुरू में भी होता है और फर्टिलिटी एज में तो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं क्यों पीसीओज़ बढ़ रहा है और पाकिस्तान में ये मर्ज़ क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर आगबा सरफराज, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में। डॉक्टर आगबा सरफराज मेरी उस्ताद भी हैं और मैंने इनके साथ बहुत लंबे अरसे काम किया है और ख़वातीन इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होती हैं और बहुत सारी ख़वातीन पीसीओज़ के बारे में इनसे राय लेती हैं और बहुत सारी ख़वातीन इलाज करवा रही हैं पीसीओज़ का। तो मैडम से आज हम तफसील से बात करेंगे कि ये बीमारी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर आगबा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आगबा, ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओज़ क्या मर्ज़ है? देखिए, अगर मैं आम ज़बान में थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बेसिकली जो ओवरीज़ हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में कहते हैं अंडे बनाने वाली अंडेदानियाँ, तो ओवरीज़ में छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके बहुत सारी अलामात का सबब बनती हैं। जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है उसमें बेसिकली होता क्या है, हर औरत में थोड़े बहुत मेल हार्मोन्स होते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। मेल हार्मोन होता है जो एंड्रोजन के नाम से होता है, तो बेसिकली मेल्स में तो हाई एंड्रोजन लेवल्स होते हैं, फीमेल्स भी में भी थोड़े बहुत एंड्रोजन लेवल्स होते हैं। लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में ये एंड्रोजन लेवल्स, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि मर्दाना हार्मोन है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। सही। जब ये थोड़ा सा बढ़ जाता है तो फिर वो पानी की थैलियाँ बनना शुरू होती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और उसके साथ फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के लिहाज से सारी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये किन ख़वातीन में बहुत कॉमन है? एक तो कुछ लोगों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ जीन्स में रन करता है, जेनेटिकली होता है। सही। फैमिलीज़ में रन कर रहा होता है, अम्मा में होगा, बहनों में आ सकता है, खालाओं में होगा। तो एक मोस्ट कॉमन रीज़न तो जेनेटिक है। अच्छा, उसके बाद जो एक्वायर्ड रीज़न्स हैं, जो हम कहते हैं कि जो किसी और वजूहात से आती हैं, उसमें मोटापा, ठीक है, उसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ मेल हार्मोन्स की ज़्यादती, किसी भी वजह से कोई और हार्मोनल इशू है तो उसमें मेल हार्मोन्स की ज़्यादती, ज़्यादातर ये केसेस हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मोटापे के साथ भी आते हैं। तो इनिशियली एक थिंकिंग ये थी कि पीसीओज़ जो है ना वो ओबेसिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन अब जो हमारे पास थिन और लीन बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन जो मोटापे का शिकार नहीं हैं, वो भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ के साथ प्रेजेंट करती हैं। और उनमें रीज़न्स वही है कि उनके एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी। डॉक्टर आगबा, अभी मोटापे के बारे में बात करते हैं कि ये ख़वातीन जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और साथ वो ख़वातीन ओबीस भी हैं, मोटापे का शिकार हैं, तो ये किस तरह बचा जा सकता है इस मर्ज़ से? देखिए डॉक्टर शाहिद, जो मोटापे का शिकार हैं वो अपने साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें, सिर्फ उस वज़न की वजह से, वज़न अपने साथ 5-6 बीमारियां तो लेकर आता है जो सिंपल हैं। ठीक है। हाँ, उसमें शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ हैं, फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है। आप थोड़ा और ज़रा लॉन्ग नम में बात करें तो कुछ लोग हैं जो घुटनों के मसले से, ऑस्टियोआर्थराइटिस से भी आते हैं। तो जहाँ पे मोटापा होता है, अब चूँकि हम टिपिकल पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ पे बात करें, मोटापे की वजह से जो आपकी बॉडी में इंसुलिन है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो आपकी बॉडी है वो उसमें हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, ओवरीज सही तरह से वर्क नहीं करती, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाता है। मोटापा इट्सेल्फ बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा ना, कि लेकर आते हैं, तो उसमें फिर फीमेल्स जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज डेवलप करती हैं तो वो मुख्तलिफ अलामात के साथ आती हैं। वो अलामात क्या हैं डॉक्टर आगबा? मोस्ट कॉमन जो अलामात हो सकती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माहवारी है वो इर्रेगुलर होती है, साइकिल्स एबनॉर्मल होती हैं, साइकिल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होती हैं, हर महीने नहीं आती, कभी 2 महीने बाद आ रही हैं, कभी 40 डेज़ के बाद आ रही हैं। तो मेन अलामात तो मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटीज़ हो गई। उसके बाद उसके अलावा बालों का तेज़ी से गिरना,
ठीक है, मैंने कहा ना कि एंड्रोजन लेवल्स की एक्सेस हो जाती है फीमेल्स में, उसके साथ साथ एक्नी, चेहरे पे दाने आना, उसके अलावा बालों की ग्रोथ होना। तो चेहरे पे आप देखें जो फीमेल्स हैं उनके चिन पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो मैं बहुत टिपिकल ये कहती हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में चेहरे पे एक्नी और बाल आना शुरू हो जाते हैं और सर के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा फटीग हो सकती है, थकन हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ये सारी अलामात हैं जिसके साथ मोस्ट कॉमनली फीमेल प्रेजेंट। इन खवातीन का इलाज क्या है जो मोटापे के साथ पीसीओएस के साथ आपके पास आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि वज़न को कम करना है। मैंने कहा ना कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज अब थिन और लीन में भी है, मोटापे में भी है। तो जहाँ पे वज़न है वहाँ पे तो हम काउंसलिंग ये करते हैं कि अपने वज़न को अच्छे तरीके से कम करें। अब वज़न से जो लोगों के ज़हन में आता है वो कहते हैं एकदम से वेट लॉस, ठीक है। वज़न एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से नहीं कम किया जाता। आप पेशेंट को ये कहते हैं कि जो आपका वर्कआउट है, जो आपका लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, वो आपको लाइफ़ लॉन्ग चाहिए, ठीक है। ग्रेजुअली वेट रिड्यूस करें, हेल्दी डाइट लें। फिर जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस है वहाँ पे हम कुछ मेडिकेशन से एडवाइस कर देते हैं ताकि इट वुड हेल्प इन डिक्रीजिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो वेट रिडक्शन उसमें सबसे पहली चीज़ है। कुछ मेडिकेशंस हैं वो हम ज़रूर देते हैं जिसमें मेटफॉर्मिन का रोल है टू सम एक्सटेंट। जहाँ पे साइकिल्स इरेगुलर हैं वहाँ पे फिर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं ताकि वो साइकिल्स रेगुलर हो। तो मेन चीज़ ये होती है कि इनमें एन एवुलेशन हो रही होती है, साइकिल्स आ रहे होते हैं लेकिन एग्स जो है वो मैच्योर नहीं होते। ये ख़वातीन आपसे क्लिनिक में इतनी लंबी बातें क्या करती हैं पीसीओएस वाली, और आप इतना काउंसलिंग कैसे करती हैं? शायद फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं और आप पेशेंट के साथ हैं तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपका पेशेंट जो है ना वो आपसे सेटिस्फाइड हो, ठीक है। और वो सेटिस्फेक्शन लेवल, जब मैं पीसीओएस का पेशेंट देखती हूँ या तो मुझे लगता है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, देखिए, टू गिव ट्रीटमेंट, दवाइयाँ लिखना, मेडिसिन देना बहुत आसान है, ठीक है। मैं साइकिल्स रेगुलर करने के लिए मेडिकेशन दे दूँ तो जब तक मैं देती रहूँगी वो रेगुलर रहेंगी, जब आप वो स्टॉप करेंगे वो फिर इरेगुलर हो जाएंगी। तो जहाँ पे आपकी मेन चीज़ आती है वो काउंसलिंग आती है। आपने पेशेंट को समझाना होता है, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो उनको समझाना है वो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये उनका लाइफ स्टाइल है, उन्होंने वर्कआउट करना है। और अच्छा, एक अहम बात जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहूँगी कि वर्कआउट जब मैं कह रही होती हूँ तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस जो है ना ये लाइफ लॉन्ग है। मैं रनिंग करूँ, मैं जिम करूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ तो वक्ती तौर पे वज़न कम होता है। जब मैं वो चीज़ें छोड़ दूँगी तो ऑब्वियसली इसने वापस आना है। जब इसने वज़न ने वापस आना है तो ये अपने साथ सारी चीज़ें दोबारा वापस लेके आएगा। तो जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें वेट रिडक्शन है, वो सारी उम्र है। जो डाइट कंट्रोल है वो भी सारी उम्र है। डॉक्टर आगवा, ये जो बच्चियाँ आती हैं आपके पास 15 साल 16 साल की, उनको कैसे आप एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत अर्ली एज है? यही आपका सवाल। जो देखिए, कुछ बच्चियां हैं जो मिनारकी होती है, जो मेंसेस जब पहली दफ़ा आते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो मिनारकी है, ठीक है। कुछ बच्चियां राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इरेगुलर साइकिल्स के साथ आती हैं, तो कुछ अरसे तो 2-3 महीने तो साइकिल्स रेगुलर होने में लगते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है तो फिर अगेन पेरेंट्स के साथ और जो बच्चियां हैं उनको ये काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि भाई आप अपना अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस करें। हमारे यहाँ आप देखें बहुत कॉमन चीज़ हमारे यहाँ भी अगर देखें और ओवरऑल आप ज़रा वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखें तो ओबेसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। वो जो वज़न तेज़ी से बढ़ना है वो शायद हमारा सेडेंट्री, शायद नहीं यकीनन सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम वॉक नहीं करते। अच्छा, इसमें अब ज़रा बहुत डेप्थ में सोचे ना, बात बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन राइट फ्रॉम द स्कूल एज, आप कह रहे हैं ना बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, जब वो स्कूल एज में आती हैं मेरे पास तो मैं कहती हूँ कि बेटा वॉक, डाइट, एक्सरसाइज, कहती हैं डॉक्टर साहब टाइम ही नहीं है। 3 बजे स्कूल से वापस आते हैं, वैन से घर आके खाना खाएंगे, फिर कारी साहब, फिर आपकी ट्यूशन, फिर उसके स्कूल के असाइनमेंट, बाय द टाइम रात के 9 बजते हैं आप थक के सो जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारी, अगर आप कहें कि तफरी कहाँ पे है, तो तफरी भी अब हमारी आउट गोइंग नहीं है, वो तफरी हमारी मोबाइल, लैपटॉप, उसमें हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं और रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो आपकी जंक फूड और ड्रिंक से पूरी हो जाती हैं। तो अगर थोड़ा आप पिछले 80s 90s की बात करें तो बच्चों के पास पार्क अवेलेबल थे, रनिंग का टाइम था,
खेल कूद का टाइम था, उस वक्त ये आपकी लैपटॉप्स और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो बहुत डिफरेंस आ गया। उसी के लिहाज से आपकी पीसीओस ओबेसिटी का रेशियो भी बिल्कुल यूं ऊपर चला गया। सही। डॉक्टर आतबा, अब 15 साल से बच्ची ग्रोइंग एज में आ गई, अब 20-25 की एज है और शादी करीब है बहुत सारी बच्चियों की, तो अब इस एज में जो शादी वाली एज है, इसके अंदर पीसीओस क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? देखिए, हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरीज जैसे मैंने शुरू में बताया कि एन ओव्यूलेशन होती है, एग्स मैच्योर नहीं होते हैं, सही है, तो वहाँ पे फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, अब डिफरेंट है, जहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ गया वहाँ पे एक जहन में बात होगी जी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो प्रेगनेंसी होनी नहीं है जी। तो ये तो गलत कॉन्सेप्ट है। ये तो वालदा आके बताती हैं हमें कि जी ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ भी आप बहुत हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल भी इस तरह से है कि पहले हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर हम मेडिसिन के थ्रू करते हैं, और फिर जब हमें लगता है कि भाई एग मैच्योर्स नहीं हो पा रहे तो फिर जाहिर सी बात है कुछ मेडिकेशंस ऐसी आती हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में फर्टिलिटी इशू होता है, लेकिन आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, इलाज के ज़रिए फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है डॉक्टर आतबा, ये जो हेयर ग्रोथ की आपने बात की, फेशियल हेयर ग्रोथ, उसके लिए क्या दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में? बिल्कुल डॉक्टर शाहिद, कुछ मेडिसिन हैं जो अवेलेबल हैं, जो आप यूज़ भी कर सकते हैं। मेडिकेशंस जो आप अगर मुख्तलिफ हैं, कुछ क्रीम्स हैं, ठीक है, और कुछ खाने वाली मेडिकेशंस भी हैं। जो ये वाली चीज़ें जो है ना वो वक्ती तौर पे काम करती हैं। आप क्रीम्स लगाते रहें, आप मेडिकेशन खाते रहें तो कुछ अरसे तक तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे आप वो मेडिकेशन क्विट करते हैं वहाँ पे ये चीज़ वापस आ जाती है। तो बेसिकली जो आपने ट्रीट करना होता है ना वो वजह है, आप कॉज को ट्रीट करेंगे तो ये चीज़ें भी कंट्रोल में रहती हैं। अच्छा, परमानेंट इलाज हमेशा जब हम बात करते हैं कि हेयर ग्रोथ है, एक्नी है, सब चीज़ें, और जहाँ पे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है वहाँ पे परमानेंट इलाज इज़ थ्रू लेज़र, ठीक है, लेकिन वो भी मैं उस वक्त एडवाइस करती हूँ जब आपके हार्मोन्स कंट्रोल में आ जाएं। जब हार्मोन्स ही कंट्रोल में नहीं है तो वक्ती तौर पे तो कोई भी इलाज देर पा नहीं होगा। ठीक है, अब शादी हो गई एक बच्चे की और फर्टिलिटी का मामला आ गया, तो अब इसको किस तरह डील करें? अगेन मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सबसे पहली चीज़ तो आपकी लाइफ स्टाइल है, आप अपने वेट कंट्रोल करें। शादी से पहले, अच्छा, फीमेल्स शादी से पहले बड़ी मेहनत करती हैं ना वेट कंट्रोल करने के लिए, तो वो जिमिंग, एक्सरसाइज तो शादी से पहले मेंटेन हो जाता है। शादी के बाद एकदम से वेट गेन वापस आता है, दावतें हो रही होती है ना डॉक्टर आतबा, दावतें भी तो खानी है। भी हो रही होती हैं, और शायद हम वर्कआउट को इतनी अहमियत नहीं देते अपनी लाइफ में। रही है, दावतें भी हो रही है तो ससुराल में ऐसा ही है, और शायद उसके बाद हम वर्कआउट को इतना जो है ना अहमियत नहीं देते। दूसरी चीज़ की ज़ाहिर है लाइफ चेंज होती है तो जिम्मेदारियां चेंज हो जाती हैं, तो ये ज़रूर होना चाहिए कि आपका वर्कआउट हो, आपकी डाइट हेल्दी हो, ठीक है, आप कार्ब्स कम करें, आप शुगर इनटेक कम करें, ठीक है। उसके बाद आप साइकिल्स की इरेगुलरिटी को देखें, अगर साइकिल्स इरेगुलर हैं तो यू मस्ट कंसल्ट विद द गायनेकोलॉजिस्ट और योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। और उसके बाद फिर कुछ, जैसे मैंने कहा ना कि एन एवोल्यूशंस होती हैं, तो कुछ एग मैच्योरिटी की ड्रग्स होती हैं, तो उसके साथ फिर थ्रू मेडिकेशन प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। और एक और बात, नेवर थिंक ऑफ कि जी पॉलीसिस्टिक है तो दवाई प्रेगनेंसी सिर्फ इलाज से ही होगी। कुछ हैं जो स्पॉन्टेनियस बहुत अच्छे से प्रेग्नेंट होकर आ जाती हैं। तो ये सिर्फ एक टेक होम मैसेज है कि भाई आप ज़रूरी नहीं है कि किसी जितने पॉलीसिस्टिक हैं उनको प्रेगनेंसी नहीं होगी। डॉक्टर आतबा, ये मेटफॉर्मिन का आपने जिक्र किया, तो ये कितना हेल्प करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में? देखिए, मेटफॉर्मिन बेसिकली आपकी जो बॉडी में मोटापे की वजह से इंसुलिन लेवल्स हाई हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके ओवरीज के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, तो मेटफॉर्मिन उसको कंट्रोल करती है। बहुत सारे लोगों के जहन में यह है कि मेटफॉर्मिन लेने से वज़न कम होता है, तो मेटफॉर्मिन लेने से वज़न कम नहीं होता। उसके साथ अगर आप अपनी डाइट, वॉक, एक्सरसाइज, रनिंग करें तो वेट रिडक्शन होता है। वेट रिडक्शन होता है तो आपके इंसुलिन लेवल नीचे आना शुरू होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, इंसुलिन लेवल कंट्रोल होता है। ठीक है, ये जो नई दवाइयाँ हैं, कोई सीमाग्लूटाइड या GLP-1, इसका कोई रोल है इसमें PCOS? डॉक्टर शायद देखें, GLP-1 एनालॉग्स और सीमाग्लूटाइड जो आपने नाम लिया, और आजकल बहुत
अवेलेबल भी हैं, कॉमन भी हैं। ओबेसिटी में रोल है ना, ऑब्वियसली जब आप वज़न कम करेंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है। तो दिस इज़ अ इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ ड्रग्स जो कि आपके वेट रिडक्शन में हेल्प करती है। तो यूज़ करना में कोई मुज़ायका नहीं है। जो अफोर्डेबल हैं और जहाँ पे मेहनत के बावजूद वो वज़न कम नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ ऐसी GLP-1 एनालॉग्स की हम हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर आकमा, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि डिस्पाइट हम मेटफॉर्मिन दें, सारी चीज़ें कर लें, लेकिन वज़न कम नहीं होता, तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन रहती है कि हम वज़न कम करने के लिए ये दवाइयों का सहारा लें। सहारा लेना पड़ता है डॉक्टर शाहिद, जैसे आपने कहा GLP-1 एनालॉग्स हैं, कुछ और भी मेडिकेशंस हैं, ठीक है, ऑर्लिस्टेट के नाम से अवेलेबल हैं, वेट रिडक्शन में हेल्प करती हैं, मेटफॉर्मिन के नाम से। लेकिन ये मेडिकेशंस जो हेल्प आउट करती हैं वक्ती तौर पे, और 1 to 2 kg बहुत होगा तो 3-4 kg। अगर आप इसके साथ वर्कआउट अपना और डाइट, दो चीज़ें, डाइट और वर्कआउट अगर आप कंटिन्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अब डॉक्टर आकमा, थर्ड फेज़ आ गया, डिलीवरी हो गई, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं PCOS के? ठीक है, एक तो ये कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मैं यही बताना चाहूँगी कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं ना, दे आर हैविंग एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, तो जहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं वहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान शुगर होने का रिस्क आम बंदे के लिहाज से ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम इनकी शुगर्स भी मॉनिटर करते हैं, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक वो चीज़ है जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। जब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद भी इनिशियली हमारे यहाँ तो जो है ताकत के लिए पिंजीरियों का इस्तेमाल भी है, और हम बड़े हैवी खाने खिलाते हैं ना, हाई कार्ब्स से, हाई ऑयल से, ठीक है। क्या होता है उसमें आई डोंट नो मुझे क्या, लेकिन उसमें सूजी होती है। अच्छा। उसमें उसके अलावा आपके बादाम और किशमिश और मेवे, और फिर उसको ऑयल में भुना जाता है। देसी घी से मना करते हैं जी, देसी घी जो मेन चीज़ है ना, बेसिकली वो पिंजीरियों का इस्तेमाल इसलिए होता है कि भाई वो ताकत देती हैं। ठीक है, चलें, किसी हद तक पोषण कंट्रोल के साथ 1 आध चम्मच 2 चम्मच आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम बिल्कुल ही बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। सही है। ठीक है, अब तो आराम करने 1-2 महीने, तो वो वज़न बेचारा प्रेगनेंसी की वजह से एक वज़न होता है, वो भी नीचे नहीं आ पाता। तो अगेन वही चांसेस होते हैं कि साइकिल्स इरेगुलर होंगी, आपने वेट अच्छा कंट्रोल नहीं किया तो डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, उसके साथ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, डिसलिपिडेमिया, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। फिर ये सब 3-4 चीज़ें एक साथ मिलके क्रॉनिकली अपने साथ फिर बहुत सारी दूसरी इश्यूज़ ले आते हैं। तो देखें, हमेशा जैसे डिलीवरी के बाद एज़ सून एज़ पॉसिबल आप पेशेंट को मोबाइल करें। अच्छा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितनी, मैं ये नहीं कह रही आप फ़ौरन ही वर्कआउट शुरू करा दें, लेकिन एटलीस्ट उसको मोबाइल तो करें ताकि क्लॉटिंग फैक्टर्स कंट्रोल रहे। प्रेगनेंसी इटसेल्फ इज़ अ हाइपरकोगुलेबल स्टेट, तो उसके बाद ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और ये सब चीज़ें, तो आप एटलीस्ट मोबाइल तो करें ताकि आप आगे की जो कॉम्प्लिकेशन है पेचीदगियाँ उससे एटलीस्ट आप बच सकें। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये जो आपने बताया, ठीक है। अब मेनोपॉज की एज आ गई PCOS पेशेंट में, तो अब क्या करना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो? लेकिन और शायद मेनोपॉज की एज आ भी गई, फिर भी अंदर की पैथोफिजियोलॉजी जो है ना वो तो सेम ही रहती है। ओबेसिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इन्हीं पेशेंट्स में चलिए मेनोपॉज हो गई, आपके जो जो मेन एम थे कि शादी और प्रेगनेंसी और बच्चे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव्ड हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म जो आपकी हैं इवन आफ्टर मीनोपॉज भी देखें आप, तो जैसे एस्ट्रोजन कम होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है, तो आपके जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो भी तो अफेक्ट होता है। तो अगेन वही रिस्क फैक्टर्स आपके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और फिर उसकी वजह से स्ट्रोक या हार्ट अटैक इश्यूज, स्पेशली डायबिटीज़ का होना, तो आफ्टर मीनोपॉज तो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स और डिक्रीज हो गए। तो इन सारी चीज़ों को फिर लॉन्ग टर्म आपको उन पे नज़र रखने की ज़रूरत होती है। हम तो समझते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो मैं कहती हूँ ताउम्र होनी चाहिए जब तक आप मोबाइल रह सकते। डॉक्टर आकमा, हम समझते हैं कि ये जो ख़वातीन में स्ट्रोक, हार्ट अटैक ये कम होता है, तो लेकिन PCOS में आप बता रहे हैं कि ईस्ट्रोजन की वजह से ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अच्छा, सही। तो और एक और मैं स्टडी पढ़ी थी जिसमें ये था कि एज़ कम्पेयर टू मेल्स, फीमेल्स में कॉम्प्लिकेशन फिर फालिज की वजह से, दिल की वजह से
ज़्यादा होती हैं, सही ठीक है, तो बिकॉज उनमें एस्ट्रोजन लेवल भी कम हो जाता है, तो दे गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका मतलब है कि पीसीओएस अगर एक बार हो गया तो इससे छुटकारा नहीं है, ऐसा ही है? और शायद ये जो है ना ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर देना ज़रूरी है, इससे कि पीसीओएस अगर हो गया तो पीसीओएस का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी लाइफ नहीं कर सकते, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ भी आप बहुत हेल्दी लाइफ जो है ना अपनी गुजार सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना पड़ता है अपनी डाइट, अपने वेट के लिहाज से, अपनी एक्सरसाइज के लिहाज से, स्ट्रेस लेवल को कम रखना पड़ता है। तो पीसीओएस इज़ नॉट अ डिजीज़ जिसमें आप ये कहें कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। विद विद आप विजिलेंसी आप बहुत अच्छे से पीसीओएस कंट्रोल। लेकिन डॉक्टर आगबा, पीसीओएस हम पाकिस्तान में इतना देख रहे हैं, तो इस पे तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमें किस डायरेक्शन में जाना है। देखें, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर आप घर से थोड़ा सा स्टार्ट करना शुरू करें, ठीक है, बच्चों को मोबाइल करें, ठीक है, उनके हाथ में मोबाइल ना करें दें, उनको देम सेल्स थोड़ा मोबाइल करें, ठीक है, टेक देम फॉर आउटसाइड। अब मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, हम बच्चों को बाहर नहीं छोड़ सकते, तो पेरेंट्स में से कोई एक बंदा शाम में पार्क ले जाए, पार्क ले जाके आपको कहें, आप उनको कहें कि रनिंग करनी है, बैठ के नहीं खेलना, ठीक है। रेस्ट जो हम घर पे कर सकते हैं, एटलीस्ट हम अपने खाने पकाने के जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको थोड़ा सा चेंज कर लें। बहुत ज़्यादा हाईली कंटेंट के बजाय हम उसको जो है वो कम ऑयल में फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, ऑयल की क्वांटिटी कम कर दें, जंक फूड का बेजा इस्तेमाल उसको कम कर दें, तो फ्रीक्वेंसी कम कर दें, बंद ना करें, लेकिन एटलीस्ट कम तो करें। डॉक्टर आगबा, आपने ओबीस या मोटापे की तो बात की, लेकिन जो थिन लीन ख़वातीन आती हैं जिनका वज़न नॉर्मल होता है, उनको किस तरह ट्रीट करते हैं, उनको अगर पीसीओएस हैं तो? डॉक्टर शाहिद, अगेन मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ना, अच्छा जहाँ पे वज़न है वहाँ पे तो हम काउंसलिंग करते हैं, वेट रिड्यूस करें, साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगी तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जहाँ पे थिन और लीन पॉलीसिस्टिक ओवरीज है वहाँ पे तो आपके पास वज़न होता ही नहीं है कि आप उनको काउंसिल करें। वहाँ पर तो हाई एंड्रोजन्स हैं तो वो है ही पॉलीसिस्टिक। वहाँ पे फिर यू नीड टू गिव मेडिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म। अच्छा, सही है। अच्छा, उसमें जो उनके OCPs हैं या जो उनकी साइकिल्स इरेगुलर हैं, जहाँ पे हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं या हम हार्मोनल मेडिकेशन देते हैं कि उनके साइकिल्स रेगुलर हों, वो फिर उनकी लॉन्ग टर्म चलती हैं। फिर इसी में कुछ पेरेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब कितने अरसे दवाई, तो जहाँ पे थिन और लीन पीसीओएस है ना, वहाँ पे मैं ये नहीं बता सकती कि कितना लंबा अरसा दवाई देनी है। मैं कहती हूँ आप कंटिन्यू करें, ठीक है। फिर कुछ अरसे के बाद 6-8 महीनों के बाद मेडिकेशन बंद करके रिस्पांस देखते हैं, स्टिल नहीं होता तो कंटिन्यू। तो थिन और लीन पॉलीसिस्टिक में इस चीज़ को जहन में रखें कि वहाँ पे मेडिकेशंस जो हैं वो लॉन्ग टर्म चलनी होती हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि फर्टिलिटी वहाँ पे भी पॉसिबल है, ठीक है, फर्टिलिटी वहाँ पे भी पॉसिबल है, लेकिन ये कि उनमें मेडिकेशंस आपको ज़रा लंबा अरसा देनी होती है। साइकिल से रेगुलर ये बताएं कि ये जो खाला और वालदा जब आती हैं साथ, वो कैसे OCP स्टार्ट करने देती हैं आपको? वो तो बड़े सवाल करती हैं कि डॉक्टर साहिबा ये तो हमने उसको देखा था, उसने शुरू की तो मसले हो गए, तो आप किस तरह काउंसिल करती हैं? ये तो डॉक्टर शायद देखें, OCPs का ना कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है। लोगों के जहन में ये है कि ये जो है ना फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन है। तो सबसे पहले जब आप एक अनमैरिड बच्ची को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे रहे होते हैं या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल्स दे रहे होते हैं, तो सवाल सबसे पहले अम्मा का या खाला का ये आता है कि ये तो फैमिली प्लानिंग की मेडिसिन है, आप इनको क्यों दे रही हैं, ठीक है। तो वो अगेन वही बात होती है कि समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये फैमिली प्लानिंग की तो वहाँ अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ देने का कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। तो अगेन पेरेंट्स ऑब्वियसली वो थोड़ा सा परेशान भी होते हैं, उनको ये होता है कि भाई अब आगे शादी होगी तो क्या होगा, ये सब चीज़ें। तो वो इनिशियली आपसे थोड़ा सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, लेकिन एट टाइम जब आप उनको समझाते हैं कि भाई ये ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो फिर दे गेट एग्री, वो लेते हैं। और आजकल तो आपसे भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ही होगा कि लोग जब आते हैं ना क्लिनिक में तो वो गूगल सर्च करके आते हैं। अच्छा, गूगल सर्च के लिहाज से
जो मैं शायद बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम देख भी रहे होंगे और हम उस पर तो गूगल सर्च करें। हमारी एक नेचर है, हम नेगेटिविटी की तरफ पहले जाते हैं, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट बाद में देखते हैं, ये एक नेचर वाइज है। तो गूगल पे तो सब चीज़ें हैं ना, वो आपको कॉम्प्लिकेशंस भी बताते हैं, सब चीज़ें हैं। तो जो पेरेंट्स हैं प्लस पेशेंट बड़ा डिप्रेस होके आता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गूगल सर्च पे अगर वहाँ से ट्रीटमेंट होता तो शायद वहाँ से हम ट्रीटमेंट नहीं लेते, उल्टा आप उससे और परेशान होते हैं। तो हमेशा अगर आप किसी डिज़ीज़ को सर्च भी करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखा करें और अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से उसे डिस्कस ज़रूर किया करें। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी तो ऑब्वियसली कभी भी पेशेंट आपको मेडिकेशन के लिहाज से मतलब तंग नहीं करता। दे यूजुअली फर्टिलिटी का थिन लीन ख़वातीन में OCPs हमें कब बंद करना चाहिए? देखें, वो फिर यही होता है कि साइकिल्स इरेगुलर करने के बाद OCPs बंद करने के बाद हम उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिकेशंस जो है वो देते हैं, जो यूजुअली गायनोकोलॉजिस्ट पे उसके इंजेक्शंस आते हैं ताकि वो एग मैच्योर हो। एग मैच्योर होगा एक ख़ास साइज़ तक जब वो अंडा पहुंचता है तो फिर प्रेगनेंसी का चांस। इसके बगैर ओव्यूलेशन इंडक्शन के नहीं हो सकता? देखें, ये तो फॉर्चुनेटली मैंने कहा ना कि PCOS ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिसिन देनी पड़े। समटाइम्स वो स्पॉन्टेनियसली प्रेग्नेंट होके आ जाते हैं, साइकिल्स इतनी अच्छी रेगुलर हो चुकी होती हैं कि ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियसली हो जाती है और आराम से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो जहाँ पे डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें जो है वो देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन समटाइम्स आफ्टर मैरिज अगर इरेगुलर साइकिल्स हैं, ठीक है, तो उसमें हम मेडिकेशंस OCPs देते हैं, वरना हम कहते हैं कि अगर साइकिल्स रेगुलर हैं तो आप बंद करके देखें। स्टिल अगर साइकिल्स रेगुलर हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो यू शुड गो फॉर ओव्यूलेशन, ठीक है। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं जब थिन और जो आपकी अनमैरिड फीमेल्स हैं उनमें तो हम जो है ना OCPs दे देते हैं, ठीक है। जो मैरिड फीमेल्स हैं वहाँ पे जब भी हम OCPs देना चाहते हैं और उससे पहले उनको मेंसेस नहीं आ रहे होते हैं या माहवारी उनकी 3-4 महीने या 2 महीने नहीं आ रही होती, तो OCPs देने से पहले एक प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी होना चाहिए। मैंने कहा ना कि कभी कभी स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी हो जाती है, तो भले पॉलीसिस्टिक ओवरीज चल रहा था, अब साइकिल्स नहीं आ रहे, तो पहले तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराएं, वो नेगेटिव है तो फिर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से स्टार्ट लें, तो फिर वो उसी लिहाज से हम उसको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर आकबा, आखिर में नाजरीन के लिए कोई पैगाम कि PCOS से किस तरह हम बच डॉक्टर साहब सकते देखिए, हैं? पॉलीसिस्टिक ओवरी, जैसे मैंने कहा ना कि इस स्टेटमेंट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं ये इट्सेल्फ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हम डरें। अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज आ भी गया है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बजाय उसके साथ आप जीना सीखें। पॉलीसिस्टिक ओवरीज कैन नॉट बी क्योर, ठीक है, उसको आपने उसके साथ सेटिंग चीज़ें करनी है, जैसे आपकी डाइट जिसमें मैंने कहा कार्ब्स कम होने चाहिए, शुगर कंटेंट कम करें, फ्राइड आइटम कम करें, डेली वॉक एक्सरसाइज का टाइम ज़रूर निकालें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आएँ, जहाँ पे आपको लगता है कि हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ हैं वहाँ पे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आई थिंक कि बहुत आराम से सिर्फ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जहाँ पे सिम्टम्स हैं मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के, वहाँ पे ऑब्वियसली हम मेडिकेशंस के थ्रू भी इसको हेल्प करते हैं। डॉक्टर आकबा सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, जैसे डॉक्टर आकबा सरफराज ने बताया कि अपना वज़न कंट्रोल में रखें ताकि PCOS हो ही ना, और अगर PCOS हो जाए तो वॉक, डाइट, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। अगर PCOS हो गया है तो इससे डरने की बात नहीं, इसको कंट्रोल करने का अमल सीखें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।